हमारी ये जो धरती है ना, इसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर कैसे? आज हम इन्हीं कनेक्शंस के पीछे के नियमों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए उस साइंस की बात करते हैं जो हमें हमारे आसपास की इस दुनिया को समझने में मदद करती है। इकोलॉजी, ये शब्द आया कहाँ से है? मजे की बात यह है कि इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा है। ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस जिसका मतलब है घर और लोगोस जिसका मतलब है अध्ययन। तो एक तरह से इकोलॉजी हमारे इस प्लैनेट, हमारे घर की ही स्टडी है। इन नेचुरल सिस्टम्स को समझने के लिए हमें जो भाषा मिली है वो कुछ महान विचारकों की देन है। 1869 में अर्न्स्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द को ठीक से डिफाइन किया और फिर 1935 में एजी टांसले ने एक नया शब्द दिया, इकोसिस्टम, जिसने हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा की सेंटर पॉइंट पर। आखिर ये इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर छोटा बड़ा हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह। और हर इकोसिस्टम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो दो मेन चीजों से बना होता है, बायोटेक यानी सारी जिंदा चीजें और एबायोटेक यानी बेजान चीजें। थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखिए, बायोटेक कंपोनेंट्स में आते हैं प्रोड्यूसर्स जैसे कि पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स जैसे जानवर जो दूसरों को खाते हैं, और डीकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया जो मरी हुई चीज़ों को सड़ाते हैं। वहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स में धूप, टेम्परेचर, हवा और पानी जैसी चीज़ें शामिल हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, तो सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। इसका जवाब मिलता है खाने के फ्लो में। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है एक फूड चेन का एग्जाम्पल लेना। स्टेप 1, घास एक प्रोड्यूसर है। स्टेप 2, टिड्डा जो एक प्राइमरी कंज्यूमर है वो घास खाता है। स्टेप 3, फिर एक मेंढक जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है वो उस टिड्डे को खा लेता है। सिंपल। मगर एक मिनट, क्या असल में जिंदगी इतनी सीधी और सिंपल होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असलियत में तो दर्जनों फूड चेन्स एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं फूड वेब। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है एनर्जी के फ्लो का। एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो सीधा एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन फूड वेब में ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब एनर्जी कई अलग अलग रास्तों से घूम सकती है। और ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये एक यूनिवर्सल नियम को फॉलो करता है जो हर इकोसिस्टम पर लागू होता है। चलिए देखते हैं कि वो नियम क्या है। और वो पूरा नियम बस इस एक नंबर में छिपा है, 10%। इसे कहते हैं लिंडमैन का 10% लॉ, जो 1942 में आया था। ये बस इतना कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण के एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। इस इकोलॉजिकल एनर्जी पिरामिड को देखिए। मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स उन्हें खाते हैं उन तक सिर्फ 10% पहुंचेगी, और फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन्हें खाते हैं उन तक सिर्फ 1%। बाकी की 90% एनर्जी हर स्टेप पर गर्मी के तौर पर लॉस हो जाती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम्स अपना स्ट्रक्चर और बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं। इसे समझने का एक तरीका है बायोमास का पिरामिड। ये क्या करता है? ये हर ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टोटल वजन यानी मास को दिखाता है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। जमीन पर बने इकोसिस्टम में ये पिरामिड सीधा होता है, मतलब ढेर सारे पौधों का एक बड़ा बेस होता है जो कुछ जानवरों को सपोर्ट करता है। लेकिन समुद्र में कहानी पलट जाती है। वहां ये पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। फाइटोप्लैंक्टन जैसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का एक छोटा सा बेस मछलियों के एक बहुत बड़े बायोमास को जिंदा रखता है। कमाल है ना? और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। हर इकोसिस्टम, जैसा हमने देखा, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो फिर हमें सोचना होगा कि जब इंसानी दखलंदाजी से ये नाजुक तराजू बिगड़ता है तो उसका नतीजा क्या होता है।